सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी, वेलकम टू क्रिएट्रिक्स। तो आज देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप टाइटल से भी देख पा रहे हो कि आप लोगों ने राउत का नाम तो सुना होगा, बट क्या आपने कभी जूरी का नाम भी सुना है? तो राउत कौन थे और राउत क्या करते थे? तो आप लोगों ने सभी ने कंट्रोल सिस्टम में राउत हर्विट्ज़ क्राइटेरिया का नाम सुना होगा। तो राउत ने जो काम किया था जियोमेगा एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सेम काम आपका जूरी ने किया था एक यूनिटी सर्कल के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप राउत हर्विट्ज़ क्राइटेरिया लगाते हो या राउत टेबल बनाते हो तो अल्टीमेटली क्या करने की कोशिश करते हो? तो बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि सर हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालते हैं या फिर हम पोल्स की लोकेशन कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेटली देखो होता क्या है कि जब भी आप किसी भी पॉलिनॉमियल के लिए राउत क्राइटेरिया लगाते हो तो राउत क्राइटेरिया बेसिकली आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल के रूट्स की लोकेशन क्या है जियोमेगा एक्सिस के अबाउट में। सिमिलरली अगर आप जूरी टेस्ट लगाते हो किसी पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल में तो वो जूरी टेस्ट आपको निकाल के बताता है कि उस वहाँ पे उनके रूट्स की लोकेशन क्या है यूनिटी सर्कल के रिस्पेक्ट में। यानी कि दोनों ही टेस्ट पॉलिनॉमियल के लिए अप्लाई होते हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल में आर एच क्राइटेरिया लगाऊं तो मुझे पता चल जाएगा कि उस पॉलिनॉमियल के रूट्स की लोकेशन क्या है जियोमेगा एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब कितने रूट्स उसके राइट हैंड साइड पे हैं, कितने रूट्स लेफ्ट हैंड साइड पे, काइंड ऑफ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिमिलरली सेम पॉलिनॉमियल पे अगर मैं जूरी टेस्ट लगाऊंगा तो जूरी टेस्ट मुझे बताएगा कि उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल के कितने रूट्स यूनिटी सर्कल के बाहर हैं, कितने रूट्स यूनिटी सर्कल के अंदर है। काइंड ऑफ ऐसी कुछ एक इन्फॉर्मेशन हमको जूरी टेस्ट निकाल के देता है। तो राउत क्राइटेरिया बहुत फेमस होता है, इसको हम बहुत फॉलो करते हैं। तो जनरली जब हम राउत क्राइटेरिया को निकालना सीखते हैं तो राउत के साथ साथ हमको जूरी टेस्ट के बारे में भी वहीं पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप आगे जाओगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के साथ भी डील करना होता है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के साथ भी डील करना होता है। कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा जियोमेगा एक्सिस के अराउंड डिपेंड करती है। या फिर आप बोलते हो कि अगर कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम को अगर आपको स्टेबल कराना है तो उसके एच ऑफ टी को आप ढूंढते हो और फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो, फिर बोलते हो कि ये जियोमेगा एक्सिस को इंक्लूड करना चाहिए। वैसे ही जब आप कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करते हो तो आप उसका एच ऑफ एन ढूंढते हो, उसका एच ऑफ जेड कैलकुलेट करते हो और बोलते हो कि जो एच ऑफ जेड का आर है वो यूनिटी सर्कल को इंक्लूड करना चाहिए। तो आगे चल के हमें कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दोनों के बारे में पढ़ना होता है। इस वजह से हमें राउत के साथ साथ जूरी टेस्ट के बारे में भी अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Before that, let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I have cleared ESC examination 2 times. Right now, I'm teaching on Unacademy, and I am one of the topmost educators on Unacademy. और अगर अभी तक आपने Unacademy Plus को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप Unacademy Plus को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि Unacademy Plus पे आपके लिए बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम और एनालॉग भी स्टार्ट होने वाला है। और देखो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लेने का कि जो ऑलरेडी उसके यूजर्स प्रेजेंट है, तो आप उनसे पूछ सकते हो किस लेवल पे उनको कंटेंट दिया जाता है, कितने सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को उनके लिए प्लान किया जाता है। आपको डेली लाइव क्लासेस इसमें मिलती है, क्रैश कोर्सेज मिलते हैं, वीकली टेस्ट आपको मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लस यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारी टीम का हर एक एजुकेटर प्रेजेंट रहेगा हफ्ते में एक दिन। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे मैं प्रेजेंट रहता हूँ, तो ट्यूसडे आप आके उस पर्टिकुलर सेशन में मुझसे मैथ्स और सिग्नल का कोई सा भी डाउट आप पूछ सकते हो। तो सिमिलरली ऐसे पूरा का पूरा शेड्यूल आपके प्लस वाले यूजर्स के लिए अलग से होता है। आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलता है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बैचेस मिलते हैं। फाइन। उसके अलावा देखो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो तो यहाँ पे पर्सनल कोच मिलते हैं। ये पर्सनल कोच आपका स्टडी प्लान बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। ये पर्सनल कोच ऑलरेडी वो होते हैं जो एग्जाम्स वगैरह क्रैक कर चुके होते हैं, तो ये आपको पूरे के पूरे आपके प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्टडी बूस्टर सेशंस भी मिलते हैं। स्टडी बूस्टर सेशंस में आप डायरेक्टली हमसे 1-to-1 जूम सेशन कर सकते हो। आपकी जो भी टेस्ट होती है उस टेस्ट की आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाती है। तो कंप्लीट एनालिसिस के बाद आपका इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत मैसिव होता है। आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है। ये सारा का सारा आपको मिलता है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में, और वो सिंगल सब्सक्रिप्शन आपके लिए अनलॉक होता है इस कोड से। तो जैसे आप ये कोड लगाओगे आपके लिए वो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन अनलॉक हो जाएगा और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। मतलब आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और डायरेक्टली मुझसे अपने सारे के सारे डाउट, सारी के सारी क्वेरीज को आप क्लियर करवा सकते हो। तो बहुत सारे लोग ये भी डाउट पूछते हैं कि सर यूट्यूब में और प्लस में डिफरेंस क्या है। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं रिकॉर्डेड वीडियोस और यूट्यूब में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप पीडीजीडी कोर्सेज लेके पढ़ने का सोचते हो तो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको हम यूट्यूब के में दे देते हैं, और यूट्यूब में भी आप उसको लाइव आके अटेंड कर सकते हो। लाइव के साथ साथ चाहो तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो यूट्यूब से कोई वीडियो तो वैसे भी नहीं हटेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप प्लस पे आते हो तो प्लस पे तो आपको क्या मिलता है, प्लस पे आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है। प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व कराए जाते हैं, होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप अपनी मर्जी का एजुकेटर चूज कर सकते हो प्लस पे आके।
और प्लस पे इतने सारे एडवांटेजेस हैं कि उनको लिस्ट डाउन पूरा का पूरा यहाँ पे किया गया। तो आप सारे एडवांटेजेस देख के फिर एक डिसीजन ले सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा एक ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। ठीक है, फिर ये बैचेस आपके इलेक्ट्रिकल और ईसी के लिए 2022 और 2023 के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो जूरी टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर दें। यस, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जूरी टेस्ट होता क्या। ठीक है, तो जूरी टेस्ट से पहले जस्ट मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बता दूं कि आपका जो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया होता है और जो जूरी टेस्ट होता है इनके बीच में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बात करो राउथ टेस्ट की, है ना, तो वही क्राइटेरिया को मैं शॉर्ट फॉर्म में टेस्ट लिख दे रहा हूँ वर्सेस जूरी टेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सपोज कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल लिख दिया a0 s³ प्लस a1 s² प्लस a2s प्लस a0। ठीक है, ऐसा सपोज मैंने एक कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा, दिस पर्टिकुलर टेस्ट above test tells about the location of roots of ds with respect to what, j omega axis। ठीक है, तो ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू j omega axis ही लोकेशन आपको बता पाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू j omega axis। करेक्ट, ये होती है आपकी सिचुएशन राउथ टेस्ट की। सिमिलरली जो जूरी टेस्ट होता है, जूरी टेस्ट में जो पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, जनरली आप उसको जेड फॉर्म में लिख देते हो। बाकी पॉलिनोमियल में देखो वेरिएबल तो आप कुछ भी रखो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं सिर्फ थर्ड डिग्री के लिए करेंगे, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहे हैं कि सपोज एक ऐसी कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखी है a2z प्लस a3। ठीक है, तो अब ये टेस्ट क्या करेगा आपको, तो दोनों में अगर आप कंपैरिजन भी कर पाओ ना, तो भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि हम करने क्या वाले। तो ये बोल रखा है above test tells about the location of roots of dz with respect to unity circle। ठीक है, तो ये आपको विथ रिस्पेक्ट टू क्या बताएगा, यूनिटी सर्कल। तो पहले ये दोनों पॉइंट्स आप देख लो। ठीक है, तो अगर आप इसमें कन्विंस्ड हो तो जूरी टेस्ट के बारे में एनालिसिस करते हैं, बाकी राउथ तो आपको पहले से आता ही होगा। ठीक है, तो दोनों का देखो एक ठीक ठाक कंपैरिजन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या करेगा, ये बताएगा कि लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ ds किसके रिस्पेक्ट में यार, ये बताएगा आपको विद रिस्पेक्ट टू j omega एक्सिस। सिमिलरली जो सेकेंड वाला है ये आप देख रहे होगे, दिस इज अबाउट विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी सर्कल। ओके, चलो आइए देखते हैं कि जूरी टेस्ट अगर लगाना होता है तो उसमें कौन कौन सी बातों को हमें याद रखना चाहिए। चलो देखते हैं जूरी टेस्ट क्या होता है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए जूरी टेस्ट, तो जूरी टेस्ट में दो कंडीशंस होती हैं, एक नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट गिवन पॉलिनोमियल इज dz। ठीक है, तो सपोज आपको कोई पॉलिनोमियल dz मेंशन कर रखा है, करेक्ट, ऐसा मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन। तो सबसे पहले ये बोल रहा है नेसेसरी कंडीशन आपकी कौन सी हो जाएगी, उसको आप देखिए। बड़ा सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर कितना होता है। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ z कितना होगा, मैं मान लेता हूँ शायद वो n होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चेक करनी होती है, कि जो d1 आपका आ रहा है क्या वो पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। एट द सेम टाइम -1 टू द पावर n d-1 क्या ये पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। तो ये दोनों नेसेसरी कंडीशन के केस में हम लोग लिखते हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हुई, तो आप बोल दोगे कि एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स ऑफ dz विल लाई आउटसाइड द यूनिटी सर्कल। ठीक है, बट अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सारे के सारे रूट्स जो हैं dz के वो इनसाइड यूनिटी सर्कल लाई करेंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सफिशिएंट कंडीशन की तरफ। तो नेसेसरी कंडीशन अगर फेल होती है तो आप क्या लिखोगे, वो हम लोग नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस नोट पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस नोट में एक्चुअली लिखा क्या गया है।
तो ये बोल रहा है इफ नेसेसरी कंडीशन फेल्स, इफ अबव कंडीशन फेल्स, इन दोनों में से कोई एक भी फेल हो जाती है, इफ अबव कंडीशन फेल्स देन at least one root of dz will lie outside the unity circle, will lie outside unity circle. ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू आप क्या कर पा रहे हो कि किसी भी पॉलिनॉमियल का ये बता पा रहे हो कि कितनी रूट्स उसके यूनिटी सर्कल के अंदर है, कितने रूट्स उसके यूनिटी सर्कल के बाहर है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम लोग आ जाते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे। सफिशिएंट कंडीशन ध्यान से समझते रहें। तो सफिशिएंट कंडीशन में देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास ये dz मेंशनड होना चाहिए। तो सपोज हम लोगों ने dz को मेंशन किया a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब, ऐसा करके टोटल आपका कहाँ तक जाना चाहिए, an z पावर n तक जाना चाहिए, ऐसा करके कुछ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपने जो dz था उसको कौन सी पावर्स में अरेंज करा, इंक्रीजिंग पावर ऑफ z में आपने अरेंज किया। तो सबसे पहला काम आपका होता है कि जो dz होता है इट हैज़ टू बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ z की पावर आपको बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए इस टेबल को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्यूब तक का एक्सप्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्यूब तक का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ तो आपके लिए समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करना होता है, जब हम dz लिख लेते हैं ना तो सफिशिएंट कंडीशन में आपको एक जूरी टेबल बनानी होती है। यहाँ पे आपको एक जूरी टेबल बनानी होती है जैसे वहाँ पे राउट टेबल बनाते थे। ठीक है, अब देखो राउट टेबल में आप क्या करते थे, s की पावर्स को वर्टिकली लिखते थे, यहाँ पे z की पावर्स को आप हॉरिजॉन्टली लिखोगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा z पावर 0, z पावर 1, z स्क्वायर, z क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने z की पावर्स को हॉरिजॉन्टली लिखा। फिर यहाँ पे रोज़ की काउंटिंग की जाती है। सबसे जो पहला रो होता है फर्स्ट रो में यही इसके कोएफिशिएंट्स एज इट इज़ ही कॉपी कर दो। तो a0, a1, a2, a3 आपने कॉपी कर दिया। ठीक है, सेकेंड रो लिखने में आपको कभी भी कोई चैलेंज नहीं आएगा, या इवन नंबर ऑफ रोज लिखने में कभी भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। आप इन्हीं सारे एलिमेंट्स को रिवर्स मैनर में लिख दो। मतलब a0, a1, a2, a3 था, अभी आप यहाँ पे क्या लिख दो, a3, a2, a1, a0। समझ आ गया ना सभी को। तो पहला रो तो आपने एज इट इज कोएफिशिएंट को अटैच किया, सेकेंड रो में उसी को रिवर्स करके आपने लिख दिया। फिर देखो थर्ड रो कैसे लिखते हैं। यहाँ पर थर्ड रो लिखने के लिए आपका जो ये पहला एलिमेंट होता है इन दोनों को आप फिक्स कर दो हमेशा के लिए, इसको आपने फिक्स करके रखा हुआ हमेशा। ठीक है, अब देखो अगर ये एलिमेंट आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, a0 मल्टीप्लाइड बाई a0 माइनस a3 मल्टीप्लाइड बाई a3। तो सपोज इसका नाम मैं रखता हूँ b3, और b3 की कैलकुलेशन आपको यहाँ से मैं समझा देता हूँ। तो b3 इज़ नथिंग बट a0 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर। ठीक है, बस इतना करना होता है। तो ये वाला हमेशा फिक्स करके रखना, जो पहला वाला कॉलम होगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप b2 का नाम बताइए, b2 कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप बोल रहे हो मैं इसको फिक्स करके रखूँगा। अब ये a3 a1 कवर हो चुके हैं तो अब बारी है इनकी। तो अगर आप b3 की जगह b2 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो b2 देखो आपको कितना मिल रहा है, a0 a1 माइनस a3 a2, तो ये b2 मिल गया। ऐसे ही जब आप आगे जाओगे और b1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों तो आपने फिक्स करके रखा हुआ है। अब आप देखो a0 को a2 से मल्टीप्लाई कर देना और a1 को a3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो आपका b1 मिलेगा दैट विल बी a0 a2 माइनस a1 a3। तो इतने यार सभी लोग पहले चेक कर लो और मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि क्या ये आसानी से आप समझ पा रहे हो। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है ना, आपको लग भी रहा होगा कि काफ़ी हद तक राउट जैसा कुछ दिख रहा है, बट एग्जैक्टली राउट तो है नहीं। मैं फिर से बताता हूँ क्या क्या किया हमने। सफिशिएंट कंडीशन में इसको इंक्रीजिंग पावर ऑफ z में अरेंज कर दिया। इंक्रीजिंग पावर ऑफ z में अरेंज करने के बाद जूरी टेबल की बारी आई। जूरी टेबल में आपने z पावर 0, 1, 2, 3 ऐसा लिखा और उसके बाद फर्स्ट रो को एज इट इज ही कॉपी कर दिया, सेकेंड रो को फिर रिवर्स फॉर्म में लिख दिया। थर्ड रो लिखने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका समझाया कि आप ये a0 a3 को हमेशा क्या करो, होल्ड करके रखो। और अगर a0 a3 को होल्ड करके रखा हो तो स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से। स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, यहाँ से।
तो आपने एक बार इसको पिक किया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया तो इसकी बारी आई, ये भी कंप्लीट हो गया तो इसकी बारी आई। तो ऐसा करके पूरी की पूरी कैलकुलेशन चल रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको नोटिस करनी है कि ये जो नंबर ऑफ रोज होती है ये आपको कहाँ तक लिखनी होती है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू राइट अप टू 2n-3 रो, ठीक है। तो अप टू 2n-3 रो तक आपको ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, अगर n की वैल्यू आपको मैक्सिमम कितनी दिख रही है 3, तो n की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे 3 दिख रही थी, या जो इसकी ऑर्डर थी 3 दिख रही थी, तो अगर आप रो की वैल्यू कैलकुलेट करते कि कौन सी रो तक ये कंटिन्यूएशन चलता, तो ये मिलता 2-3 × 2, या फिर ये आपको मिल जाता, सॉरी 2n-3 था ना, तो ये आपको मिल जाता 3rd रो, ठीक है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने 3rd रो तक ही इसको एक्सपैंड किया। तो एटलीस्ट आप ये बना पाओगे। बनाने के बाद देखो क्या करना होता है, स्टेबिलिटी, या फिर अगर मैं बोलूँ कि रूट्स की लोकेशन कैसे चेक करनी होती है, तो वो रूट्स की लोकेशन पे हम लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। पावर्स अरेंज करके लिखने के बाद कौन सी रो तक कंटिन्यू करना है ये भी इसने बता दिया, तो वो हेडिंग भी अपनी खत्म हो गई कि किस रो तक हमको जाना है। तो यहाँ पे उसने ये भी बता दिया कि अप टू 2n-3 रो तक हमें ये सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखो बात आती है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि सारे के सारे रूट्स आपके कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो देखो आपको सिंपल सा काम क्या करना होता है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑड रोज पे जाके खड़े हो जाइए। कहाँ पे जाना है आपको, सिंपली ऑड रोज पे आप जाके खड़े हो जाओ, और कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। पहला वाला जो ऑड रो है ना, इसमें लास्ट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड फर्स्ट एलिमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे बोला कि मॉड A3 शुड बी ग्रेटर देन मॉड A0, ठीक है। चलो ये तो था फर्स्ट रो, मतलब मैं ऑल्टरनेट रोज पे जा रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा थर्ड वाले पे, थर्ड पे आप साइन उल्टा कर देना। लास्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, B1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, लास्ट एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है, B1। तो आप बोलोगे कि ये जो B1 का मैग्नीट्यूड आना चाहिए, दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस B3 एंड सो ऑन। तो ऐसे ऑल्टरनेट बढ़ाते जाना, यानी फर्स्ट रो में जो सबसे लास्ट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड है वो फर्स्ट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट में जो सबसे लास्ट का मैग्नीट्यूड है वो फर्स्ट वाले से हमेशा कम होना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस केस में, अच्छा ये ऐसा लिख दिया ना, इसको कर लो मॉड B1 लेस देन कर लो, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट होते जाना चाहिए, मतलब आप ऐसे समझो कि A3 का मैग्नीट्यूड पहले A0 से ज़्यादा हो, फिर B1 का मैग्नीट्यूड B3 से कम हो, ऐसे करके आप इसको ऑल्टरनेट बढ़ाते जा सकते हो। मतलब जो फर्स्ट आपका रो होना चाहिए वहाँ पे जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसका मैग्नीट्यूड फर्स्ट एलिमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, फिर आप थर्ड रो में उसी चीज़ को रिवर्स कर देना, फिर फिफ्थ रो में उसी का उल्टा कर देना, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप रिपीट करते जाना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या अभी तक हमने सीखा। क्वेश्चंस पे लगाते हैं, जैसे ही एक दो क्वेश्चंस आप लगाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा यार ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट आप जैसे ही इसका एप्लीकेशन करना स्टार्ट करोगे आपको बहुत ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो देखो, तो यानी कि अगर हमसे हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल आती है और उसमें पूछता है कि कितने नंबर ऑफ रूट्स इसके यूनिटी सर्कल के बाहर है या कितने नंबर ऑफ रूट्स इसके यूनिटी सर्कल के अंदर है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जूरी टेस्ट लगा सकते हो। जूरी टेस्ट में सबसे पहली चीज़ जो आपको पता चलनी चाहिए वो पता चलनी चाहिए D1, मतलब आप सबसे पहले D1 ग्रेटर दैन 0 और -1 टू द पावर D-1 ग्रेटर दैन 0 कैलकुलेट करोगे। अगर यहाँ से क्लियरेंस मिल जाती है तब आप आओगे जूरी टेबल बनाने पे। तो कभी भी डायरेक्ट जूरी टेबल नहीं बनाना होता है, पहले यहाँ से क्लियरेंस ले लो। अगर ये दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं अच्छी बात है, इनमें से कुछ गड़बड़ होती तो आप बोल दोगे कि कम से कम एक रूट जरूर इसका कहाँ पे लाई कर जाएगा, यूनिटी सर्कल के बाहर लाई कर जाएगा। बट अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर जूरी टेस्ट हम लोग लगाएंगे, जूरी टेबल पे आएंगे, टेबल के हिसाब से भी अगर सब कुछ ठीक रहा, ये कंडीशन आपकी वैलिड रही, फिर आप बोल देंगे कि ऑल द रूट्स आर, अगर ये कंडीशन आपकी वैलिड रही तो यहाँ से कमेंट आप क्या दोगे, ऑल रूट्स ऑफ DZ आर इनसाइड यूनिटी सर्कल, ठीक है, आर इनसाइड यूनिटी सर्कल। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस काफ़ी हद तक एटलीस्ट आइडिया तो मिल ही गया कि हम करना क्या चाहते हैं। बस एक दो क्वेश्चन करने की देरी है, आप इजीली इस आइडिया को पिक कर लोगे, ठीक है। चलो आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए, लेट मी चेक। तो पहला क्वेश्चन ही देखो दे रखा है कुछ इस तरीके का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है DZ इक्वल टू 5Z³ प्लस 2Z² प्लस 4Z प्लस 1।
ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसके कितने रूट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, यूनिटी सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। तो एक मेथड तो क्या है, देखो वन ऑफ द पॉसिबल मेथड्स आर कि आप इसका फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, एक मेथड पॉसिबल ये है कि आप इसका कुछ फैक्टराइजेशन कर लो, ये कुछ z माइनस Z1, z माइनस Z2 और z माइनस Z3 हो जाएगा। कर सकते हैं ना फैक्टराइजेशन, क्योंकि 3 पावर दिख रही है, तो आप फैक्टराइजेशन कर लो अगर पॉसिबल हो तो। फिर क्या करो, तीनों से रूट्स कैलकुलेट कर लो और सबका मैग्नीट्यूड देख लो। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 से कम आ रहा होगा वो यूनिटी सर्कल के अंदर हो जाएगा। बट आपको दिख रहा है ये तरीका शायद हर बार प्रैक्टिकल ना हो पाए, या फिर हर बार हम लोग इसका फैक्टराइजेशन प्रॉपर ना कर पाएँ। ठीक है, तो सपोज ये z इक्वल टू Z3 है, आप यहाँ से मॉड ले लो तो मॉड z इक्वल टू आपको मॉड Z3 मिल जाएगा। बस इसमें ये चेक कर लो कि किसका मॉड आपका 1 से कम है। जैसे मान लो अगर z कभी -0.9 आ गया तो मॉड z लेके वो 0.9 हो जाएगा। तो बस ये चेक करना है कि किसका जो मॉड है वो 1 से कम है, ये चेक कर सकते थे। ये वन ऑफ द पॉसिबल मेथड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट अगेन ये वाला फैक्टराइजेशन वगैरह करने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। तो आते हैं इस मेथड 2 पे और जूरी टेस्ट लगाते हैं। तो मेथड 2 ऐसे क्वेश्चंस को करने का होता है कि जूरी टेस्ट से डायरेक्टली इनको हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो क्या होता है जूरी टेस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर dz हम लोग यहाँ से लिखने की कोशिश करते हैं तो dz आपको दिख रहा है 5z³ प्लस 2z² प्लस 4z प्लस 1। ठीक है, ये मेंशन किया। तो सबसे पहले हम लोग नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे NC। ठीक है, आइए देखते हैं नेसेसरी कंडीशन में क्या था। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, विच इज़ द हाईएस्ट पावर, विच इज़ आई थिंक 3। सबसे पहले सभी ने देख रखा होगा यहाँ पे d1 की वैल्यू तो आपको पॉजिटिव ही दिख रही होगी, 5 + 2 + 4 + 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको ऑब्वियसली कितनी दिख रही, 12, एंड इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो पॉजिटिव मिल गई। सेकेंड वाला भी अभी चेक करना है। NC में 2 कंडीशंस थी, एक था -1 टू द पावर n d-1, ये भी बोल रहा था पॉजिटिव आनी चाहिए। -1 टू द पावर n का मतलब -1 टू द पावर 3, d-1 अगर आप लिखोगे तो आपको मिलेगा -5 + 2 -4 + 1। यहाँ से ये भी दिख रहा है कि ये पॉजिटिव आ जाना चाहिए। दिख रहा है ना सभी को, क्योंकि देखो ये -9 हो गया और ये 3 हो गया -6, उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो +6 आ जाएगा। यानी कि इसमें दोनों की दोनों ही नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अब हमें इमीडिएटली जूरी टेबल बना के काम खत्म कर देना चाहिए। आइए देखते हैं जूरी टेबल कैसे बनेगी इसमें। और देखो इसी क्वेश्चन से ना आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आप करने क्या वाले हो। जूरी टेबल बनाने के लिए इसको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा लिख लो, 1 + 4z + 2z², 1 + 4z + 2z² + 5z³। ठीक है, तो मैंने क्या किया, z को पावर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। एंड ऑब्वियसली n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, तो जब भी मैं जूरी टेबल बनाऊंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अप टू 2n - 3rd रो तक ही जाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अप टू 2n - 3rd रो तक का मतलब ये 3rd रो तक ही मैं जाने में इंटरेस्टेड हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना आसान हो गया। पहले ये लिखो z पावर 0 1 2 3। अब आपको पता है कि पहली रो लिखने में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, उसमें तो बस कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं। तो फर्स्ट रो लिखने के लिए आपने लिखा 1 4 2 5। अब दूसरी रो लिखने में भी कोई इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है नहीं, इसी को उल्टा करके लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, 5 2 4 1। अब तीसरी रो के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, और यही लास्ट रो भी है। तो उसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इसको हमेशा क्या कर लिया करो, फिक्स। अब आप इसको फिक्स कर चुके हो। ठीक है यार, अब देखो यहाँ पे 1 × 1 -5 × 5 मतलब ये -24 हो गया। परफेक्ट। चलो अब थोड़ा सा आगे आते हैं। तो 1 × 4 -5 × 10 ये आपका -6 हो गया, है ना, क्योंकि देखो 4 - 10 आपका -6 हो जाएगा ना। फिर थोड़ा सा और आगे आओ, 2 - 20 ये आपका -18 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, है ना सिंपल। तो ये जब 1 2 आप ले रहे थे तो इस टाइम इसको डील कर लिया आपने। जब आप यहाँ पे 1 5 पे फिक्स कर रहे थे तो 2 4 पे एक बार आपने डील कर लिया, फिर इसकी बारी आ गई। तो ये 2 - 20 -18 दिख गया। अब आपको फाइनली चेक क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है फर्स्ट एंड थर्ड रो पे, यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लास्ट वाले एलिमेंट का मैग्नीट्यूड लिया -5 का, और फर्स्ट वाले एलिमेंट का मैग्नीट्यूड लिया 1। ज़्यादा है ना, लास्ट वाले का मैग्नीट्यूड फर्स्ट वाले से ज़्यादा है। यहाँ पे आपने देखा लास्ट वाले का आपने मैग्नीट्यूड लिया -18, फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड लिया -24, यानी कि यहाँ पे भी जो हमें चाहिए था वो मिल रहा है। तो हर बार होना क्या चाहिए, सबसे पहली रो में लास्ट वाले एलिमेंट का मैग्नीट्यूड फर्स्ट से ज़्यादा होना चाहिए, थर्ड वाली रो में लास्ट वाले का फर्स्ट से कम होना चाहिए, और ऑल्टरनेट ऐसे बढ़ते जाना चाहिए। तो हमेशा क्या किया करो, जैसे मैंने 5 उठाया ना यहाँ से,
5 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दिया। वैसे मैंने -18 उठाया, -18 का मैग्नीट्यूड लिख दिया, फिर फर्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया करो। 5 का मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात है 1 से ज़्यादा है, 18 का मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात है 24 के मैग्नीट्यूड से कम है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और ये आपकी थी सफिशिएंट कंडीशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं SC लिख देता हूँ, सफिशिएंट कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं इसके रूट्स कैलकुलेट करता इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के, तो 110% इसके सारे के सारे रूट्स आपके इनसाइड द यूनिटी सर्कल लाई करते हैं। मतलब जितने भी रूट्स आप निकालते अगर उनका मॉड आप ले लेते ना तो हमेशा आपको 1 से कम मिलता है। आप चाहते तो इसको कैलसी में डाल के चेक भी कर सकते थे। तो यहाँ से अगर मुझे कोई कमेंट देना होगा तो मैं बस इतना बोल दूंगा, रूट्स आर स्ट्रिक्टली इनसाइड यूनिटी सर्कल। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है ना। टेस्ट में आपने देखा कहीं पे दिमाग नहीं लगा, मतलब विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो, 30-40 सेकेंड्स में ये पूरा प्रोसेस फटाफट निपट जाएगा। ये दोनों करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। ये दोनों तो बस देख के भी अंदाजा लग जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी जूरी टेस्ट में आप देख रहे हो अप टू थर्ड ऑर्डर अगर देता है तो आपकी कितनी रोज बनेंगी, 3 ही रोज बनेंगी, जिसमें पहली दूसरी रो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी रो में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी, उसका भी एक सिंपल प्रोसेस मैंने समझा दिया कि फर्स्ट वाले कॉलम को आप हमेशा फिक्स कर लेना। ठीक है, तो अब देखो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है या फिर हम पढ़ना क्यों चाहते हैं चीज़। देखो असल में होता क्या है, जैसे आपके कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स होते हैं ना, वैसे आपके डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं। तो अगर कभी आपको डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दिया और पूछ रहा है कि बताओ ज़रा क्या ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम स्टेबल है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालने के लिए जो भी डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफर फंक्शन होगा वो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लेना, और जो उसका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होगा वो आप बाहर ले आना। तो जो आप डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल बाहर लेके आओगे तो बस आपको ये चेक करना है कि उस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के कितने पोल्स आपके राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं या कितने पोल इनसाइड द कितने पोल्स आउटसाइड द यूनिटी सर्कल लाई कर रहे हैं और कितने पोल्स इनसाइड द यूनिटी सर्कल लाई कर रहे हैं। क्योंकि देखो होगा क्या, आपको पता होगा जेड ट्रांसफॉर्म में कि अगर हमारे पास कोई कॉजल सिस्टम होता है, कोई कॉजल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है, तो उसको स्टेबल होने के लिए सारे के सारे पोल्स को स्ट्रिक्टली कहाँ पे होना चाहिए, सारे के सारे पोल्स को स्ट्रिक्टली आपका होना चाहिए यूनिटी सर्कल के अंदर। यानी कि हमारे पास अगर कोई HZ लिखा हुआ है, तो अगर हमारे पास कोई HZ लिखा है और हमसे पूछता है कि बताना ज़रा कि इस पर्टिकुलर H ऑफ Z से जो भी रिलेटेड सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि अगर ये जो HZ लिखा हुआ है इसकी हमें स्टेबिलिटी की कंडीशन चाहिए, तो हम यही चाहेंगे कि जो भी करस्पॉन्डिंग ROC है वो हमेशा यूनिटी सर्कल को इंक्लूड करें, है ना। ये पॉइंट हम लोग चाहेंगे। बट अगर मैं पहले से ये इंश्योर करके दे दूं कि चलो ठीक है, जो भी आपको सिस्टम अंडर कंसिडरेशन या जिस भी सिस्टम की आप बात कर रहे हो वो सिस्टम कैसा सिस्टम है, कॉजल सिस्टम है, तो अगर पहले से ही मैं ये चीज़ आपको इंश्योर करके दे दूं कि जो सिस्टम की बात कर रहे हो वो सिस्टम पहले से ही कॉजल सिस्टम है, अब बताओ कि स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन होगी, तो आप बोलोगे कि जो भी H ऑफ Z दिया है इसके बस पोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और ये देख लेंगे कि अगर सारे के सारे पोल्स इनसाइड द यूनिटी सर्कल आते हैं तो मैं बोल दूंगा कि जो भी मेरा सिस्टम होगा वो हमेशा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को साइमल्टेनियसली स्टेबल और कॉजल होने के लिए सारे के सारे रूट्स उसके कहाँ पे लाई करने चाहिए, इनसाइड द यूनिटी सर्कल लाई करने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको पता है कि अगर किसी भी डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम को मुझे साइमल्टेनियसली कॉजल भी बोलना है और स्टेबल भी बोलना है, तो मैं क्या करूँगा, H ऑफ Z के जितने भी पोल्स होंगे सारे के सारे पोल्स स्ट्रिक्टली इनसाइड द यूनिटी सर्कल लाई करने चाहिए। तो अब इसी जूरी टेस्ट का यूज़ करके आइए कुछ सिस्टम के क्वेश्चंस पे भी को भी जज करते हैं कि वो स्टेबल होंगे या नहीं। ठीक है, तो ज़रा देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कॉजल सिस्टम। तो क्वेश्चन में आपको खुद ही मेंशन कर रखा है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कॉजल डिस्क्रीट टाइम, कॉजल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। समझे? तो इस बार ट्रांसफर फंक्शन उसने मेंशन किया कुछ ऐसा, देखना ज़रा। तो ये मेंशन किया H ऑफ Z इक्वल टू Z इंटू 3Z माइनस 2 डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर माइनस Z माइनस 1/4। ठीक है, ये मेंशन किया, ये सिचुएशन चल रही है। अब इसमें पूछ रखा है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कॉजल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, आपको ऐसा मेंशन कर रखा है, आपसे बोल रखा है कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कमेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। चलो कमेंट करना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बन सकता है। अब देखो आपका दिमाग चलना चाहिए। क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि ये सिस्टम कैसा है, पहले से कॉजल है। अब आपसे पूछ रखा है कि अगर इस सिस्टम को स्टेबल होना है तो क्या ये सिस्टम स्टेबल है, या इसकी स्टेबिलिटी पे हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो हमको याद होना चाहिए कि अगर ऑलरेडी कॉजैलिटी मेंशन कर रखी है तो इस सिस्टम को स्टेबल होने के लिए सारे के सारे इसके जो पोल्स आने चाहिए वो आरएचपी में सारे के सारे पोल्स इसके इनसाइड द यूनिटी सर्कल आने चाहिए। अब पोल्स निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल। तो ये आ गया डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल। अब देखो, अब आपको जूरी टेबल की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। ये डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल जो आपने लिखा, तो आप मुझे बताइए जो इस डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल के रूट्स होंगे क्या वही एच ऑफ जेड के पोल्स हो जाएंगे। यस, यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा अंदाज़ा लगा लूँ कि क्या इस डी ऑफ जेड के सारे रूट्स स्ट्रिक्टली इनसाइड यूनिटी सर्कल हैं, तो स्टेबिलिटी पे कमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आपको मिल जाता है 2। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एन सी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में अपनी शर्त ये थी कि जो यहाँ पे D1 आना चाहिए था वो आना चाहिए था पॉजिटिव। ज़रा चेक करिए क्या D1 आपका पॉजिटिव आया, नहीं, तो इसी लेवल पे हमारा फेल हो गया। यानी आप बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डी ऑफ जेड का एटलीस्ट एक रूट ऐसा होगा जो यूनिटी सर्कल के बाहर जा रहा होगा, या इस एच ऑफ जेड का एटलीस्ट एक पोल ऐसा होगा जो यूनिटी सर्कल के बाहर जा रहा होगा। तो एक पोल अगर यूनिटी सर्कल के बाहर चला गया, इसका मतलब ये कैसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यार दिस वुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड एन अनस्टेबल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो आई होप अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है ना। तो देखो हम लोगों ने यहाँ से रूट्स वगैरह कैलकुलेट ही नहीं किया, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ में? अगर आ गया हो तो बताना यार, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, फिर आपको ये पूरा का पूरा लॉजिक समझ आ जाएगा कि जूरी टेस्ट असल में होता क्या है और क्यों हम लोग इसको राउत का काउंटर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, सेम काम राउत में भी तो करते हो। राउत में आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है, पूछा जाता है कि बताओ ये सिस्टम आपका क्या है, स्टेबल या अनस्टेबल। तो आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल बाहर लाते हो और उसमें राउत लगा के चेक कर लेते हो कि उस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के कितने रूट्स आरएचपी में लाई कर रहे हैं या सारे के सारे रूट्स एलएचपी में लाई कर रहे हैं। फिर आप बोलते हो जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे वही करस्पॉन्डिंग सिस्टम के पोल्स हो जाएंगे। फिर आप स्टेबिलिटी पे भी कमेंट कर देते हो। सेम चीज़ यहाँ पे, बस वहाँ पे जे ओमेगा एक्सिस के अराउंड पोल्स की लोकेशन हमें फिक्स करनी होती है, यहाँ पे यूनिटी सर्कल के अराउंड करनी होती है। तो आइडिया सेम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं तो थोड़ा सा और हमको आइडिया लग जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोल रखा है कुछ ऐसा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ पूरा। ठीक है, ऐसा कुछ आइडिया दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे मेंशन कर रखा आपका एक डिस्क्रीट टाइम इनपुट एक्स ऑफ है और यहाँ पे मेंशन कर रखा वाई ऑफ है, करेक्ट। यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है जी ऑफ जेड और यहाँ पे मेंशन कर रखा के। फीडबैक जो दे रखा है वो पॉजिटिव फीडबैक दे रखा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फीडबैक इसने मेंशन कर रखा है। फाइन। उसके अलावा वो जी जेड के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है, दैट योर जी जेड इज़ नथिंग बट z इनवर्स प्लस z पावर -2, ये दे रखा है। ओके, ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। बोल रखा है कि ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा आपको एक क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है ना, दिस क्लोज लूप सिस्टम इज कॉजल इन नेचर। तो ये क्वेश्चन में पहला डेटा ये मान सकते हो आप कि चलो सपोज ये फर्स्ट डेटा दे रखा है, सेकेंड डेटा दे रखा है कि अबव क्लोज्ड लूप सिस्टम इज कॉजल, अबव क्लोज्ड लूप सिस्टम इज कॉजल। ठीक है, क्वेश्चन में फिर आपसे पूछ रखा है रेंज ऑफ के फॉर अबव सिस्टम टू बी स्टेबल, रेंज ऑफ के फॉर अबव सिस्टम, अबव क्लोज लूप सिस्टम की बात हो रही है, टू बी स्टेबल। तो क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लो यार, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सिंपल तरीके से। अबव सिस्टम टू बी स्टेबल, ठीक है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन में फाइनली पूछना चाहता है कि ये क्लोज लूप सिस्टम दे रखा है
क्लोज लूप सिस्टम का GZ ऐसा कुछ मेंशन कर रखा है। साथ में ये बोल दिया कि जो भी क्लोज लूप सिस्टम बन के आ रहा है वो कॉजल है। तो आप यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन बता सकते हो कितना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से YZ बाई X ऑफ Z कैलकुलेट करूँ या फिर अगर मैं H ऑफ Z कैलकुलेट करता हूँ तो आई होप सभी लोग बता पाएंगे कि यहाँ से आंसर कितना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था तो आप पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम था तो आप बोलोगे GZ अपॉन 1 माइनस KGZ आना चाहिए। यस और नो? तो आप देखेंगे यस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम था तो GS अपॉन 1 माइनस GSHS काइंड ऑफ फॉर्मेट लगाते। आइए इनकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो ये तो था आपका Z इनवर्स प्लस Z पावर माइनस 2, ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस KZ इनवर्स माइनस KZ पावर माइनस 2। ठीक है, ये था आपका H ऑफ Z। अब देखो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल निकालने से पहले इस बात का अंदाज़ा तो लगाना ही पड़ेगा ना कि जो भी डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है वहाँ पे Z की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे Z की पावर नेगेटिव थी तो पहले Z की पावर पॉजिटिव बना लिया करो, फिर आप डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स पिक किया करो। यानी Z स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे तो ये मुझे मिलता है Z प्लस 1, यहाँ से मिल जाता है Z स्क्वायर माइनस KZ माइनस K। अब ठीक है, अब बताओ अगर मुझे ये बताना है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम कॉजल ऑलरेडी है और मुझे इसकी स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है तो जाहिर सी बात है मैं बोलूँगा इसके पोल्स सारे के सारे यूनिटी सर्कल के अगर अंदर आ जाएं तो कॉजल पहले से था, अगर सारे के सारे पोल्स यूनिटी सर्कल के अंदर आ जाएं तो स्टेबिलिटी भी इंश्योर्ड हो जाएगी। अब अगर इसके पोल्स सारे के सारे यूनिटी सर्कल के अंदर चाहिए तो इट इज़ एज गुड एज कि जो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हम लोगों ने जनरेट किया विच इज़ Z स्क्वायर माइनस KZ माइनस K, है ना, ये तो जनरेट किया। यस, तो ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के सारे रूट्स कहाँ पे लाई कर जाएं, इनसाइड द यूनिटी सर्कल। फिर से उसके लिए भाई NC लगा लो। नेसेसरी कंडीशन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो आप खुद देख के बताओ। नेसेसरी कंडीशन में सबसे पहली शर्त तो ये है कि D1 आपका क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव। यानी अगर यहाँ पे मैं Z इक्वल टू 1 पुट करूँ तो देखो Z इक्वल टू 1 पुट करने से ये मुझे मिलेगा 1 माइनस 2K शुड बी ग्रेटर देन 0 या फिर K लेस देन 1/2। पहली कंडीशन हमको ये मिल गई। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में बोल रखा है कि -1 टू द पावर n D माइनस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। वो बोल रहा है स्टेबल होना चाहिए, एक ही रेंज निकालो। तो पहली रेंज तो मिल गई K लेस देन 1/2। अगर मैं यहाँ पे देखो n की वैल्यू कैलकुलेट करता तो हाईएस्ट पावर जो दिख रही है वो दो दिख रही, तो यहाँ से आपको मिल जाता -1 स्क्वायर D माइनस 1। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं यानी Z की जगह पे आप -1 पुट करने में इंटरेस्टेड हो तो ये आपको मिलता 1 प्लस K माइनस K, है ना, और ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ से K पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एटलीस्ट दोनों कंडीशंस हम लोगों ने वेरीफाई कर दी कि पहले वाले केस में इसका पॉजिटिव होना K की इस रेंज पे टोटली डिपेंड करेगा, सेकंड केस में ये तो पॉजिटिव आएगा। अब चलते हैं जूरी टेस्ट के ऊपर। तो जूरी टेबल के ऊपर अगर आप आओगे तो जूरी टेबल में बताना कितने रोज़ यहाँ से बनेंगे, तो आप पहले वही जज करते हो। तो रोज़ के लिए आप लिखते हो 2n माइनस 3 और ये n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो मिलेगा 4 माइनस 3, यानी कि एक ही रो बनेगा। तो मैं आपको बोल रहा था ना बहुत आसानी से बनती टेबल। अब एक रो बनानी है, बस इसको आप डिज़ायर्ड फॉर्मेट में लिख लो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको लिख लो। तो आपको ये मिलेगा माइनस KZ प्लस Z स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट रो बनाता तो फर्स्ट रो आपको मिलता है Z पावर 0, Z पावर 1, Z पावर 2। यहाँ पे अगर मैं कोएफिशिएंट्स लिख देता तो आप खुद ही देखो यहाँ पे क्या मिलता, -K, यहाँ पे -K और यहाँ पे 1 से तो मिलता, यहाँ पे भी -K, यहाँ पे -K, यहाँ पे 1। और अगर आपके सिस्टम के सारे रूट्स को इनसाइड द यूनिटी सर्कल होना है तो जो 1 का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा -K के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए, समझे। अब आप देखो आपको क्या चाहिए, आपको ये कंडीशन और लास्ट वाली कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशंस को आप साइमल्टेनियसली ट्रू लेना चाहते हो। पहली कंडीशन में बोल रहा है K लेस देन 1/2, ठीक है। साथ के साथ आप ये भी बोल रहे हो कि यहाँ से जो आपका मॉड K आना चाहिए ये 1 से कम आना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो मॉड ऑफ -K लिखो या मॉड K लिखो, बात तो हमारे लिए मोर और लेस सेम ही है ना। तो मॉड ऑफ -K लिखो, मॉड K लिखो। अब देखते हैं यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बोल रहा है K लेस देन 1/2 चाहिए, दूसरा बोल रहा है K की वैल्यू -1 से 1 के बीच में चाहिए। इंटरसेक्शन अगर आपको लेने का मन है तो इंटरसेक्शन यहाँ पे लेके देख लो और आंसर का जजमेंट यहाँ से ले सकते हो। तो एक बोल रहा है कि K लेस देन 1/2 आपको चाहिए, दिस इज योर 1/2। दूसरा आपका है -1 से 1 के बीच में चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ गया। तो जो इंटरसेक्शन आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी फ्रॉम -1 to 1/2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये गेट में आपका पूछा गया क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में।
एक तरीका इसका ये हो सकता था ऐसे क्वेश्चंस को करने का कि आप यहाँ से z के रूट्स कैलकुलेट करते, इसके रूट्स कैलकुलेट करते श्रीधराचार्य लगा के, ठीक है, और जो भी रूट्स आते उसका मैग्नीट्यूड लेके 1 से कम कर देते तो भी k की ही रेंज आती है ना। बट ये प्रोसेस आपको हमेशा ज़्यादा लेंदी लगेगा एज़ कम्पेयर टू जूरी टेबल। तो अगर आपको जूरी टेबल, जूरी टेस्ट लगाना आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को ना बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और अगर यही चीज़ अगर आप इसके रूट्स निकालोगे, श्रीधराचार्य लगाओगे, मॉड लगा के >1 करोगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें शायद आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो चलो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट सेशंस हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे जैसे जैसे हम लोगों को टाइम मिलता है। तो कैसे लगा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में कंफर्म करना और बता के जाना कि क्या ऐसे सेशंस आपको और चाहिए जहाँ पे शॉर्ट टाइम में एटलीस्ट एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दे, ताकि ये वाला प्रोसेस भी चलता रहे। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज तो आपके चैनल पे चल ही रहे, ठीक है। चलो इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करिए ताकि आप तक मेरी स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेके अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जून जुलाई तक का वेट करते हैं, फिर बोलते हैं सर 4-5 महीने बचे हुए, अब क्या करें। तो अगर आपको अभी से आइडिया लगा लिया आपने कि गेट आपको देना है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर नहीं दे रहे हैं तो जिस एग्ज़ाम को देना है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो ये आइडिया पहले से रखो कि कौन से एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हो। तो 24 मंथ ले सकते हो, 18 मंथ ले सकते हो। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो होगा ये आपको सबसे नॉमिनल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मंथली 1650 की EMI पे करनी पड़ेगी। तो आप इसको जीरो कॉस्ट EMI पे भी पूरी तरीके से ले सकते हो और जीरो कॉस्ट EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हो। कूपन कोड कौन सा लगेगा, ये कोड लगाए बिना सब्सक्रिप्शन मत लेना। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, कोड नहीं लगाया। तो कोड लगाना ज़रूरी, क्योंकि इससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। एक तो आपको 10% ऊपर से गाइडेंस भी मिलती है टीचर्स की, पूरी की पूरी टीम आपको हमेशा गाइड करती है। सिमिलर चीज़ आप आइकॉनिक के लिए भी कर सकते हो। आइकॉनिक में भी जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ये आपका रफली 45 के पड़ेगा और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 66 के पड़ेगा, जो कि किसी भी ऑफलाइन कोचिंग का आधा रेट है ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, ठीक है। चलो फिर आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग किसी और सेशन में इसी तरीके के एक इन्फॉर्मेटिव, और वहाँ से भी हम लोग सीखते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट को किसी नए तरीके से। थैंक यू सो मच।